कर्मचारियों को ओपीएस पर मुहर। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल जाएगा। अब उनके संघर्ष को साधने के लिए 3 बड़े सियासी दल आगे आ गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने अब ग्रेच्युटी भी डबल कर दी है। कौन और कैसे मिलेगी कर्मचारियों को ओपीएस, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का ऐलान, जी हाँ बिल्कुल, ऐलान कैसे हुआ है पुरानी पेंशन का, ये हम आपको जरा बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर। राजेश, अगर आपसे कहूं कि सरकारी कर्मचारियों का विधानसभा में महत्व बड़ा रहने वाला है चुनावों में बिल्कुल, जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं जी, तो इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। आज एक ओपीएस की जो मांग है जी, उसको एक तरह से मोहर लग गई है, और ऐसी मोहर लगी है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है जी, तब तो सबसे पहले कर्मचारी और उससे भी ज्यादा ओपीएस। क्या मामला क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, आजकल अगर हम बात करें तो हिमाचल में 2 मुद्दे बड़े अहम सुलग रहे हैं, बड़े ज्वलंत इशू है अग्निहोत्री जी। पहला ओपीएस, जिसके लिए कर्मचारियों ने दबाव लगातार बनाया है, और दूसरा है आप यानी कि आम आदमी पार्टी। 2 ही मसले हैं, आप पे चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले ओपीएस की बात कर लेते हैं। 3 मार्च को जिस तरह से कर्मचारियों ने प्रदर्शन करके सरकार के ऊपर दबाव बनाया था, उसका असर अब साफ नजर आने लगा है। शिमला में असर एफआईआर जी बिल्कुल असर ये इसका हो रहा है कि अब जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने आपको एक तरह से ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के हितों की आवाज अब राजनीतिक दल उठा रहे हैं। आज अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजन सुशांत की जो पार्टी है, हिमाचल रीजनल अलायंस, पार्टी का गठबंधन ही कह लीजिए, गठबंधन है इसमें, जिसमें 6 एक उन्होंने समूह या 9 समूह एक जोड़ के ये बनाया हुआ है। इन्होंने आज एक घोषणा पत्र जारी किया है अग्निहोत्री जी, और उस घोषणा पत्र को जब हमने खंगाला तो उसमें 2 बड़ी अहम चीजें हैं। पहला जो उन्होंने ऐलान इसमें किया है कर्मचारियों के लिए, वो ये किया है कि सरकार बनते ही हिमाचल के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 24 घंटे के भीतर बहाल कर दी जाएगी। ये पहला ऐलान है। और दूसरा जो ऐलान किया है उसमें यह किया है कि हिमाचल में जिस तरह का बेरोजगारी का आंकड़ा है, उस आंकड़े को कम करने के लिए जो ये रीजनल अलायंस है, ये 1 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान करेगा। 2 बड़े ऐलान बेरोजगारों के लिए, एक बड़ा ऐलान कर्मचारी वर्ग के लिए इन्होंने कर दिया है। तो हिमाचल में इस तरह की राजनीति अब शुरू हो गई है जी, राजनीति शुरू हो गई है। काश मेन स्ट्रीम पार्टी में भी दोनों में ही हो जाता है ऐसा, तो और भी बेहतर रहता। राजन सुशांत साहब बहुत जुझारू नेता हैं, हालांकि अभी भी सवाल ये उठाए जाते हैं कि उनके साथ जो दल हैं, क्या उनकी इतनी ताकत है? लेकिन अगर मुद्दे ताकतवर हो राजेश, बिल्कुल, तो चमत्कार भी हुआ करते हैं, ऐसा अतीत में देखा गया। राजेश, राजन सुशांत कर्मचारी केंद्रित राजनीति कई सालों से करते आ रहे हैं, खासकर पिछले 1-2 साल से तो उन्होंने बहुत जोर दिया उस पर, जब से ओपीएस की डिमांड उठी है। तो राजेश, लेकिन क्या महज ओपीएस कर्मचारियों के ही बूते हैं, उनके ही वोटों के दम पे राजन सुशांत साहब क्या सोच रहे हैं कि सरकार बन जाएगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए कर्मचारी और पेंशनर हिमाचल का बहुत बड़ा एक चुनावी फैक्टर है, ये मानना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है, 4.5 लाख के करीब ये आंकड़ा इन दोनों का बनता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ओपीएस की बहाली के दम पर या उसका ऐलान करके कि आप बहाल करके इस वर्ग को साध लेंगे, आपको बाकी वर्गों को भी साथ चलाना होगा। इसीलिए बेरोजगार जिसका प्रदेश में जिसका आंकड़ा 14 लाख के करीब है, उनको 1 साल के भीतर अगर राजन सुशांत साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि हम 1 साल के भीतर 2 लाख नौकरियां देंगे, तो सीधे तौर पे इस वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। अब इन दोनों की अगर हम संख्या करीब 19 लाख के करीब ये मतदाता सीधे तौर पे बन जाते हैं। विधानसभा का इस बार का अगर हम प्रारूप देखते हैं तो 53 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार वोट डालेंगे, और 20 लाख तो यही हो गए। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान भी उसमें जो उन्होंने एक घोषणा पत्र दिया है, किसानों को साधने की उसमें कोशिश की गई है, बागवानों को साधने की कोशिश की गई, महिलाओं के लिए योजनाएं आ रही है, हर वर्ग को एक तरह से साधने की कोशिश की गई है। कर्मचारी क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर हिमाचल में रहा, हिमाचल की राजनीति को अगर हम देखते हैं, तो आने वाले दौर में बाकी चीजों को भी उन्हें साधना पड़ेगा, तब नैया पार होगी सियासी, तब नैया पार होगी। देखिए राजेश, अच्छा एक चीज तो और है ही जी, आम आदमी पार्टी भी अब आपको पता ही है जो भी है, अगर मैं अपने इसको उस तरफ लेके जाऊं जी, आम आदमी पार्टी की ओर लेके जाऊं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी वही कह रहे हैं जो राजन सुशांत साहब ने कहा है। हालांकि उनका बड़ा धमाका ये है कि 24 घंटे में कर देंगे। तो अगर राजेश इसको इस तरह से देखा जाए
तो अगर मान लीजिए ये 3 दल हो गए, एक राजेंद्र प्रसाद साहब का गठबंधन दल हो गया, एक कांग्रेस हो गई, एक आम आदमी पार्टी हो गई जी, तो अगर सभी एक मुद्दे को लेकर चलेंगे तो क्या ओपीएस वोट बट नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा हम पॉलिटिकल पार्टियां जो है इनकी रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं अग्निहोत्री जी। कांग्रेस की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक प्लान पे चर्चा हुई है, वो है ओपीएस प्लान, जिसमें भाजपा की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारों को घेरने का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान आप देखिए, सीधे उदाहरण हमारे सामने है जहां ओपीएस बहाल हो गई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की रणनीति को समझते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्योंकि घोषणा कर दी है, उन्होंने ये कहा कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, देखना होगा अब करते कैसे हैं मान साहब। दूसरी चीज, दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी ने एक प्रस्ताव ये पारित कर दिया है पुरानी पेंशन की बहाली का। अब ये फाइल क्योंकि एलजी के पास है, वहां से ये जब उस पर हस्ताक्षर होंगे तो ये लागू व्यवस्था हो जाएगी। हिमाचल में इन्होंने ऐलान कर रखा है कि आम आदमी पार्टी कर्मचारियों के साथ है, क्योंकि हिमाचल के कर्मचारियों की अहमियत सभी राजनीतिक दल समझते हैं। अगर हम भाजपा के नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 4 साल में सरकार ने क्योंकि कोशिश पूरी की है कर्मचारियों की हर जायज मांग को मानने की। ओपीएस पे थोड़ा सा उन्होंने कहा कि इसमें तकनीकी कारण कुछ है जिस पे सरकार को केंद्र से बात करनी होगी, हालांकि कमेटी में सरकार ने बना रखी है। राजेश जी आ रहा हूं आपके पास। अब जैसे सुशांत साहब का जो दल है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, तो अब ये कर्मचारी बनाम रेस्ट की जो लड़ाई हिमाचल में चल पड़ी है, उसमें देखना होगा कि आने वाले दौर में होगा क्या। जी राजेश, होगा क्या वही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों के सामने हम चीजों की चीरफाड़ कर रहे हैं कि मसला है क्या ये। बिल्कुल, आपने राजेश कहा कि कांग्रेस ने एक तरह से एक तय कर रखा है कि चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, घेरा जाएगा सरकारों को ओपीएस के नाम पे, वोट बटोरे जाएंगे ओपीएस के नाम पे, और उसको बटोरना तो नहीं कहेंगे, वोट खींचे जाएंगे हम कहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उदाहरण वो दे चुके हैं। बिल्कुल, अब कांग्रेस पे तोहमत सीधे सीधे तो नहीं लगाई जा सकती है। खैर, अगर हिमाचल की बात कह रहे हैं तो वो आगे की बात है, वादा तो उन्होंने कर दिया, चुनावी वादा जैसे होता है। बिल्कुल, पर राजेश ये एक ऐसा वादा है जिसकी काट सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है, वो भाजपा है। भाजपा के पास कोई काट नहीं है। जैसे आपने अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री साहब का जिक्र किया, कोई इसमें डाउट नहीं है कि वो कर्मचारी हितैषी फैसले लेने की पूरी कोशिश करते हैं। उलझाया हुआ है आजकल कर्मचारी संगठनों में, क्योंकि चुनावी साल है, कोई भी मुख्यमंत्री होता और ऐसे पे कमीशन आता तो उलझ जाता। लेकिन राजेश, हम बार बार कह चुके हैं, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ठाकुर साहब के साथ दिक्कत ये है, वही दिक्कत है जो उपचुनावों के समय थी। तब महंगाई थी, यहाँ केंद्र सरकार की पॉलिसी है नो ओपीएस। अगर जयराम ठाकुर साहब, ऐसा माना जाता है कि उनके हाथ में होती तो वो अब तक घोषणा कर चुके होते। बिल्कुल सही है ना, लेकिन बात है दिल्ली की, बात है केंद्र की, और केंद्र बहुत मजबूत है इस समय। बिल्कुल, है ना जी। कई बार होता है ना जी कि आपकी पार्टी की सरकार लेकिन मजबूत नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशर दिखा के या कुछ बता के कि नहीं जी करना पड़ेगा, तो आपकी बात आसानी से मान ली जाती है। बिल्कुल, यहाँ स्थितियां कुछ और है, आगे चल के क्या होता है वो देखा जाएगा। राजेश, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए, इन्होंने तो ओपीएस के लिए बना ही रखा है, सबने तीनों ही पार्टियां जो लड़ने वाली हैं, जो भाजपा के अगेंस्ट हैं, 3 कह लीजिए, 3 ही हो गए ना जी अब तो। राजेंद्र प्रसाद साहब का भी हो गया, आम आदमी पार्टी भी हो गई, कांग्रेस भी हो गई। आपको क्या लगता है, सरकार ने भी तो कमेटी बना रखी है, अगर ज्यादा दबाव बढ़ता है, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है पूरे देश में जहां पे कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है, उनका वोट बैंक अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा है। बिल्कुल, है ना जी, या सबसे बड़े कुछ स्टेट होंगे उनमें आप गिन लीजिए, बहुत प्रभावित करता है ये। बिल्कुल, तो राजेश, सरकार ने कमेटी तो बना रखी है ओपीएस के लिए, हालांकि उसके लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की है, उस पर कई तरह के सवाल भी उठाते हैं एनपीएस कर्मचारी। लेकिन राजेश, अगर सरकार को लगा और केंद्र से ऊपर से गो हेड बोल दिया गया, ठीक है चलो देख लो आप, बिल्कुल, तो क्या सरकार के पास ऐसा है? आपको क्या लगता है कि सरकार कर सकती है घोषणा चुनाव से पहले ही? और अगर ऐसा हो गया तो बाकी सारी पार्टियों के तो मुद्दा खत्म हो गया कर्मचारियों वाला। बिल्कुल सही है। देखिए सरकार ने कमेटी बना रखी है, और सरकार ने कमेटी क्यों बनाई है, किन परिस्थितियों में बनाई है, विधानसभा में याद करिए जब धर्मशाला में शीत सत्र चल रहा था, क्योंकि इससे पहले अगर जेसीसी की बैठक के एजेंडे में ये चीज शामिल थी, और उसके बाद शीत सत्र जब आया, वहां प्रदर्शन हुआ, एनपीएस के कर्मचारी पहुंचे, सरकार ने कमेटी का एक तरह से सूचना जारी कर दी, उसके बाद फिर प्रदर्शन हुआ, तो सरकार को कमेटी बनानी पड़ी। अब कमेटी की प्रासंगिकता पे आप कह लीजिए या कमेटी की गंभीरता पे सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक एक भी मीटिंग इसकी हुई नहीं है। अब कर्मचारी इसको कैसे ले रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी तो इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें ओपीएस लेने वाले सदस्य इसमें शामिल हैं। हिमाचल की जहां तक बात है अग्निहोत्री जी, एनपीएस के कर्मचारियों का दबाव अगर हम देखते हैं तो सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव एक तरह से बना हुआ है, और एनपीएस के कर्मचारी क्योंकि तरह तरह के उदाहरण देके, तरह तरह के कोट करके सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पे सबसे बड़ा दबाव इन चुनावों में
पुरानी पेंशन की बहाली का है। और कर्मचारी संगठनों की दलील अगर हम मानते हैं तो सरकार को देर सवेर ये ऐलान करना ही पड़ेगा, तभी आगे देखिए 2022 जो अभी ये चुनाव आ रहे हैं तब ये रास्ता आसान हो जाएगा, खासकर भाजपा के लिए। जी, भाजपा के लिए, क्योंकि देखिए हमने देखा कई जगह यूपी में भी या कहीं और भी कुछ परसेंट वोट से ही बड़ी बड़ी बिल्कुल सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, और कर्मचारियों के वोट तो कुछ ज्यादा ही प्रतिशत बन जाते हैं, है ना जी। तो इनके लिए सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हर पार्टी ओपीएस बोलना नहीं भूल रही है। बिल्कुल भाजपा की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, वो क्या है वो हमें अभी डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज मुख्यमंत्री साहब को लगता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं होनी थी, उन्हें कर देना था जब उनको पता है कितनी मांग है और जेन्युइन मांग उनको लगती है। राजेश, आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें, आउटसोर्स से पहले ये देख लेते हैं राजेश कि कल मंत्रिमंडल की भी बैठक हुई। हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक से बाहर का फैसला है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 29 मार्च तक पॉलिसी आ सकती है, ऐसा कहा गया है, मतलब कहा जा रहा है। पर मंत्रिमंडल की बैठक भी साथ में ही राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एक और मीटिंग निकल गई मंत्रिमंडल की, उसमें भी कर्मचारियों के लिए कुछ वैसा आया नहीं जैसा उम्मीद की जा सकती। क्या कहेंगे आप? कैबिनेट की बैठक में राजेश, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक बिल्कुल कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के हाथ सीधे तौर पर खाली रहे अग्निहोत्री जी। राइडर की आप बात कर लीजिए, राइडर का कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इनिशियल स्टार्ट वहीं का वहीं है। इसके अलावा पुलिस पे बैंड, आप उन पुलिस कर्मियों को देखिए जो सरकार से लगातार मांग उठा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, या बेरोजगार नौकरी की बात जहां तक सरकार से कर रहे हैं, आस लगा के बैठे हुए हैं। कर्मचारी भी खाली हाथ रहे हैं, बेरोजगार भी खाली हाथ रहे हैं इस मीटिंग से। अब देखना होगा आगे होगा क्या, क्योंकि अगर पे विसंगतियों की जहां तक बात है, सरकार ने कमेटी बना रखी है और उसकी डेडलाइन 30 अप्रैल तय की गई है। अब 30 अप्रैल से पहले पहले क्या फैसले होते हैं, क्या वो कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपती है, ये देखना होगा। लेकिन कर्मचारियों की जहां तक बात है, हाथ खाली के खाली है। आउटसोर्स पे राजेश, आउटसोर्स की बात है, आउटसोर्स पे कैसे होता है, क्योंकि देखिए ये तो वो कर्मचारी हैं, आउटसोर्स वो वर्ग है जिससे मुख्यमरमंत्री बहुत खुश थे जब ये शिमला पहुंचे थे। बिल्कुल आउटसोर्स के कर्मचारी, क्योंकि उस दिन मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने सीधे तौर पे एक सरकार की सराहना के या मुख्यमंत्री के पक्ष में नारेबाजी उन्होंने की थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स की पॉलिसी की घोषणा नहीं की तो वही नारेबाजी वी वांट पॉलिसी के रूप में तब्दील हो गई। अब क्योंकि महेंद्र सिंह के बयान, जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके बयान को हम देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि 29 मार्च को इस पे फैसला सरकार ले सकती है, संभावित है, हालांकि इसमें पुख्ता नहीं है, संभावित है, हो सकता है आउटसोर्स के लिए पॉलिसी 29 मार्च को आ जाए। राजेश, एक और कर्मचारियों का बहुत जरूरी मसला है जिसमें हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं, एक दो दिन से, और वो बहुत जरूरी है। हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय कम होता जा रहा है। 31 मार्च राजेश वो डेट है जब अनुबंध 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी, जिसका सरकार श्रेय भी ले रही है कि 3 से 2 साल कर दिया अनुबंध, उसके लिए समय कम होता जा रहा है। आज 21 मार्च हो गया राजेश, 31 मार्च को तक ऑर्डर, ये माना जाता है तो 1 अप्रैल को ऑर्डर आने चाहिए, आइडियली ऐसा होता है। तो राजेश, अभी तक बहुत से विभागों ने ज्यादा, हमने क्लर्क का देखा था पीछे, अभी तक हमारे पास और कोई इनपुट नहीं है कि किसी और विभाग ने कहा है अपने मातहतों को कि जो एचओडीज है नीचे कि आप अपने कर्मचारियों के जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो रहा है उनको भेजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स भेजिए। और राजेश, हम ध्यान दें, पिछली बार जब ये अभी इससे पिछली मर्तबा जब हुआ सितंबर, हाँ, अभी जो जाके नवंबर में प्रोसेस पूरा हुआ था, 30 सितंबर उनको बैक डेट से की थी राजेश, उनका याद करिए जरा, उनके अपने ही डिपार्टमेंट से फॉर्म पहुंचने में, अगर हम शिक्षा विभाग की ले तो कई दिन लग गए थे शिमला फॉर्म पहुंचने। शिमला के ही डिप्टी डायरेक्टरेट से शिमला इसमें नहीं पहुंचे थे डायरेक्टरेट तक जाके फॉर्म समय से। तो क्या ये इस पे होना नहीं चाहिए राजेश, और क्या आपका क्या राय है? बिल्कुल आवाज उठ रही है। बिल्कुल देखिए, कर्मचारी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप ये देखिए कि विभागों की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। शिक्षा विभाग को छोड़ दें तो उन्होंने सिर्फ और जेओए आईटी के लिए ही नोटिफिकेशन जारी किया, उन्हीं से ही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। बाकी इसमें शिक्षक कितने हैं उनके लिए कोई आदेश नहीं है, लेक्चरर के लिए कोई आदेश नहीं है, इसी तरह के बाकी अगर विभागों तो किसी भी विभाग की ओर से अपने कर्मचारियों को ऐसा आदेश या नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुई है। पीछे क्या बोला, क्या क्यों नहीं हो रहा? अगर इसके पीछे के हम तर्क को देखें अग्निहोत्री जी, तो आप पहले के याद व्यवस्था कर दीजिए। विभाग करता क्या है कि बाकी जो प्रमोशन होती है बाकी कर्मचारियों की, वो ठीक इसी वक्त होती है, और विभाग जो लिस्ट ये जारी करता है, जो बाकी जो कर्मचारी उसके जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं, उनके जब रेगुलर होने का वक्त आता है तो विभाग अपने जो प्रमोशन का चैनल है उसे खोल देता है, और प्रमोशन बाकी कर्मचारियों की हो जाती है। तो जो ये कर्मचारी होते हैं, ये सीधे तौर पे इनकी जो ज्वाइनिंग है एज ए रेगुलर कर्मचारी, वो डिले हो जाती है, और उस प्रोसेस में ये कर्मचारी उनसे जूनियर बनके रह जाते हैं। अब परिस्थितियां ये है कि जब आदेश कहीं से नहीं आए तो ये कर्मचारियों के हाथ
साथ फिलवक्त 31 मार्च तक खाली रहने के आसार अभी नजर आ रहे हैं। खाली रहने के और ये भी आरोप लग रहे हैं राजेश। अच्छा देखिए एक और चीज है, जी। जब आइडियली ये विशेषज्ञ कहते हैं और कर्मचारी भी ये चीज उठा रहे हैं कि आइडियली जब 30 सितंबर डेट रखी हुई है और 31 मार्च रखी हुई है, बिल्कुल, ऐसा क्यों रहता है कि ऑटो जी। है, ऑटो प्रोसेस है कि आप ऑटोमेटिकली ही आपके पहले से ऑर्डर हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, हर बार समय देके फिर कागज मंगवाना, फिर बोलना जी लेट हो गए, फिर कभी भी उसको मोहलत को बढ़ाया, वो मतलब आगे से आगे सरकती जाती है चीज, इसमें तो नुकसान होते हैं। बिल्कुल, कई विभागों में कर्मचारियों के जूनियर उनके सीनियर बन जाते हैं, बिल्कुल, और दूसरा आपको जो लॉस होता है सर्विस का, सही बात है ना जी, आपकी सीनियरिटी उसी तरह से बनती है, आपको नए 6 पे कमीशन आया है, उसकी तरह से आपको वित्तीय नुकसान भी होते हैं। तो जैसे इसमें बड़ी डिमांड उठ रही है, अब देखते हैं इसमें सरकार क्या आदेश देती है विभिन्न विभागों को। जी।